स्टूडेंट नमस्कार। आज का नया टॉपिक है 11th क्लास का सत्र 2। बच्चों देखिए, हमने इसके पहले एक सत्र पढ़ लिए थे, अब सेकंड सत्र पढ़ रहे हैं। उगाने के मीडिया और नर्सरी बेड तैयार करना। सबसे पहले हम बच्चों नर्सरी बेड को समझते हैं। नर्सरी बेड क्या होता है ना। नर्सरी बेड क्या होता है? नर्सरी बेड एक ऐसा छोटा स्थान होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, पौधे तैयार करते हैं। क्या करते हैं? पौधे तैयार करते हैं। और ये पौधे तैयार होने के बाद फिर हम उनको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, क्यारियों में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ठीक है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, नर्सरी बेड कहते हैं ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे, उगाने के मीडिया और नर्सरी बेड तैयार करना, है ना। तो हम उगाने का तरीका से लेकर नर्सरी बेड के बारे में पूरा इसको समझेंगे। ठीक है, बढ़ने के लिए माध्यम, इसको पढ़ते हैं जरा। वह सामग्री जिसमें गमले में पौधे उगते हैं उसे पॉटिंग सामग्री के रूप में जाना जाता है। देखिए बच्चों, इस जो मैं समझा रहा हूँ इसको आप ध्यानपूर्वक समझना है। आपको सारी चीज़ें आपके सामने हैं और बुक सामने रख लें, है ना। और ध्यानपूर्वक समझते चलें आप, आसानी से चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, गमले में जो पौधे उगाते हैं उसे पॉटिंग सामग्री के रूप में जाना जाता है ना। क्या क्या जाना जाता है? पॉटिंग सामग्री के रूप में जाना जाता है। इसे आमतौर पर बढ़ने का माध्यम या पॉटिंग मीडियम कहा जाता है। पॉटिंग सामग्री के प्रकार का चयन महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि पौधों की वृद्धि पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है। बढ़ते माध्यम का मुख्य कार्य बढ़ते पौधों की जड़ों को पोषक तत्व, हवा और पानी की आपूर्ति करना है। ठीक है, तो क्या होता है, जो गमले में पौधे लगाते हैं और पोटिंग जो करते हैं हम पौधे की, तो उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें देखने की आवश्यकता होती। ये तो है आपकी परिभाषा, इसको आप ये परिभाषा को पूरी पढ़ लेना। आगे ज़रा देखते हैं हम जो मेन चीज़ें हैं, मीडिया के प्रकार। ठीक है, पौधों के प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के बढ़ते मीडिया का उपयोग किया जाता है। बगीचे की मिट्टी, हल्की और रेतीली मिट्टी आदर्श वृद्धि मीडिया है ना। जबकि दोमट गाद या मिट्टी हवा के आने जाने की कम क्षमता वातावरण और चिपचिपाहट के कारण पसंद नहीं की जाती है। मिट्टी में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। मिट्टी एक आम सार्वभौमिक, आसानी से उपलब्ध और तुलनात्मक रूप से सस्ता माध्यम है जिसका उपयोग नर्सरी में किया जाता है। समझ में आया आपको? हल्की और रेतीली दोमट मिट्टी क्या होती है, आदर्श वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रेत की। ठीक है, मिट्टी में बगीचे में मिट्टी में मीडिया की बात कर रहे हैं हम, बगीचे की जो मिट्टी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या क्या होता है, अब पढ़ें जरा। रेत कितनी होती, क्या होता है? रेत के बड़े कण आकार इस माध्यम को अधिक छिद्रपूर्ण, हवा युक्त और अच्छी तरह से सूखा बनाते हैं। जो रेत के कण मिट्टी में होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं कि रेत के जो बड़े कण आकार के कण होते हैं, तो इस माध्यम को अधिक छिद्रपूर्ण बनाते हैं, हवायुक्त बनाते हैं, है ना, और अच्छी तरह से सूखा बनाते हैं। तो ये जल धारण भी अच्छे से कर लेते हैं, है ना। जल धारण जो क्षमता रहती है में वृद्धि हो जाती है ना। ठीक है, रेत का जो आकार की बात करेंगे हम, तो रेत का आकार 0.05 2.0 मिलीमीटर है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जरा कंपोस्ट की बात कर लेते हैं। कंपोस्ट की बात करें हम, यह विघटित कार्बनिक पदार्थ है जिसका उपयोग मिट्टी के साथ किया जाता है ना। गिरे हुए पत्ते, टहनियाँ, घास की कतरन, मवेशियों का चारा और खेत में पशुओं का मल, कुछ सामान्य तत्व, ये सारी चीज़ें मिलकर के ही कंपोस्ट बनता है। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ते हैं। जिनका उपयोग कंपोस्ट तैयार करने के लिए किया जाता है, इन सभी को खेत में तैयार किए गए गड्ढे में सड़ने दिया जाता है। ठीक है, कंपोस्ट में मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी वृद्धि के लिए पौधों की आवश्यकता होती है। तो देखिए जरा कितना सरल है कंपोस्ट, कितने सरल है कि गिरे हुए पत्ते, टहनियाँ, घास, मवेशियों की मतलब घास की कतरन, मवेशियों का चारा, ये सारी चीज़ मिलकर के क्या तैयार हो रहा है, कंपोस्ट तैयार हो रहा है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्फेगमनम।
ठीक है। स्फेगनम मॉस की बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या होता है, बहुत उत्कृष्ट जल धारण, इसकी जल धारण क्षमता क्या है, बहुत उत्कृष्ट है। ये जल धारण बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है ना, और यह अपने वजन से कई गुना अधिक पानी धारण कर सकता है। ठीक है। इसे आमतौर पर एयर लेयरिंग के रूटिंग माध्यम के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जो एयर लेयरिंग के रूप में इसको उपयोग करते हैं। तुलनात्मक रूप से महंगा होता है और आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं पीट की। पीट में दलदली मिट्टी के अवशेष होते हैं। कौन सी मिट्टी के अवशेष होते हैं, दलदली मिट्टी के अवशेष होते हैं। इसमें कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन शामिल होते हैं। देखिए जरा, इसको चित्र भी देखते जाएं। ठीक है, ये चित्र भी देखते जाएं जरा। ठीक है, पीट में दलदली मिट्टी के अवशेष होते हैं, इसमें कुछ कार्बनिक नाइट्रोजन शामिल होते हैं। ठीक है, यह तेजी से वनस्पति विकास में मदद करता है। इसका उपयोग आमतौर पर नई जड़ वाले कटिंग या नए अंकुरित बीज उगाने के लिए किया जाता है, पीट का उपयोग। ठीक है, इसके बाद में कॉयर पीट की बात कर लेते हैं। कॉयर पीट, यह कॉयर फाइबर के चूरे से प्राप्त किया जाता है। यह प्रकृति में अम्लीय है और इसका पीएच लगभग 5.0 ठीक है। इसकी उच्च जल धारण क्षमता होती है। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं काय की वर्मिकुलाइट की बात करते हैं बच्चों। वर्मिकुलाइट यह रासायनिक रूप से हाइड्रेटेड मैग्नीशियम, ठीक है, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिकेट है। इसका माइका के ताप उपचार द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, यह वजन में हल्का और छिद्र युक्त होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वजन में हल्का और छिद्र युक्त होता है। इसकी जल धारण क्षमता होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। आज का टॉपिक बच्चों समझने वाला टॉपिक है। आपको वीडियो को थोड़ा सा देख करके छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो को सुनते रहना है ताकि आपको पूरा अध्याय समझ में आ जाए, है ना। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं पेरलाइट। यह ज्वालामुखी मूल का एक प्राकृतिक खनिज है जो हल्के वजन का है। पीएच आमतौर पर उदासीन से लेकर थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक है, उदासीन से लेकर क्या होता है, इसका पीएच क्षारीय होता है। ठीक है, अब साडस्ट की बात कर लेते हैं। ये देखो पेरालाइट ये दिख रहा है और साडस्ट ये है। साडस्ट की बात कर लेते हैं। ये आरामीलो, जो लकड़ी की मतलब आप चिरान कराते हैं ना लकड़ी का, तब आप ये देखते होंगे आरामील में निकलता है। तो आरामीलो के उप उत्पाद है। यह आसानी से उपलब्ध और सस्ता है। इसमें पोषक तत्व सामग्री कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन के डालने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है इसको भी। ठीक है, बहुत ही अच्छा माना जाता है साडस्ट। फिर उसके बाद में बात कर लेते हैं पॉटिंग मिश्रण की बात करें। कमल में जड़ें निकलने और शुरुआती पौध की पॉटिंग के लिए 1 या 2 भाग रेत प्लस 1 भाग दोमट मिट्टी प्लस 1 भाग पीट मॉस या सड़ी हुई पत्तियां। ठीक है, पॉटिंग के लिए सामान्य कंटेनर में नर्सरी स्टॉक उगाने हेतु 2 भाग रेत का प्लस 4 भाग दोमट मिट्टी का प्लस 2 भाग पीट मास और सड़ी हुई पत्तियां प्लस 1 भाग अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद। तो ये सारी चीज़ें मिला करके आप पॉटिंग मिश्रण तैयार करते हैं। ठीक है, नर्सरी बेड आप बनाते हैं, नर्सरी बेड जो लगाते हैं, इसे नर्सरी बेड, उसका महत्व क्या है। ठीक है, महत्व क्या है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं बच्चों। ठीक, तो नर्सरी बेड का महत्व के बारे में हम जरा देखते हैं। ठीक है, देखिए जरा, पहला, एक भूखंड के छोटे आकार के कारण अंकुरित बीज और आने वाले पौध की देखभाल करना सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियों को अपेक्षाकृत छोटे खेत में कुशलता से प्रदान किया जा सकता है। बीमारियों और कीटों के प्रति एहतियाती उपाय बहुत ही अच्छे आसानी से उपाय किए जा सकते हैं। उठा हुआ बेड पानी के ठहराव से बचाता है तथा जड़ों को वायु संचरण प्रदान करता है, जिससे उनकी तेजी से वृद्धि होती है और पौध की बेहतर स्थापना होती है। गहन देखभाल के कारण बीज के अंकुरण का प्रतिशत सुधर जाता है। पानी के बहाव के कारण बीज के अपव्यय और गलत जगह उगने पर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, नर्सरी में पौध तैयार करने के लिए आवश्यक समयावधि खेत की तैयारी या
पिछली फसल की देरी से कटाई हेतु एक बोनस साबित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नर्सरी बेड से बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपने ये पढ़े। नर्सरी के लिए साइट का चयन कैसे करेंगे आप, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में समझाता हूँ। जो नर्सरी आप ये नर्सरी बना रहे हैं ना, तो ये नर्सरी में आप पौध तैयार करते हैं। ठीक है, पौध रोपण करते हैं, तैयार करते हैं। तो ये एक छोटा क्षेत्र होता है, तो इसका चयन किस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको चयन करते समय। सबसे पहली चीज़ तो आपको स्थान का ध्यान रखना है ना। स्थान के ध्यान रखने के साथ साथ आपको भूमि की स्थलाकृति का ध्यान रखना है आपको। नर्सरी स्थल पर भूमि की स्थलाकृति समतल होनी चाहिए, है ना। मतलब किसी ऊंची नीची नहीं होना चाहिए भूमि, इस टाइप की भूमि ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। समतल भूमि होना चाहिए, है ना। समतल भूमि में ही आपको नर्सरी लगाना है। स्थान का सही से आदर्श स्थान देखना है, समतल भूमि देखना है। ठीक है, मिट्टी, वहाँ की मिट्टी अच्छी हो, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर हो, अच्छी दोमट और रेतीली दोमट होनी चाहिए, है ना। तो ये नर्सरी आपको चयन करते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मिट्टी अच्छी हो, इसके बाद में पानी की अच्छी सुविधा हो। ठीक है, नर्सरी आप जब तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे देखो कि पानी की व्यवस्था सही से है कि नहीं। ठीक है, ड्रेनेज, इसके बाद परिवहन और विपणन की बात कर लेते हैं। तो परिवहन अच्छे से, आप जिस जगह में, जैसे आप इस जगह में नर्सरी लगाए हो तो उस जगह में सही से वाहन पहुंच जाए, है ना, वाहन सही से पहुंच जाएं, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। परिवहन, श्रम की बात कर लें। श्रम, जैसा कि नर्सरी में काम श्रम पर आधारित है और इसके लिए कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, तो श्रम वहाँ प्राप्त हो जाए। हवा और जानवरों की सुरक्षा अच्छी होना चाहिए नर्सरी, मतलब जहाँ लगा रहे हो। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको नर्सरी चयन करते समय आपको स्थान का चयन कैसे करना है ये देखना है ना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नर्सरी बेड की तैयारी। ठीक है, नर्सरी बेड की तैयारी, धंसा हुआ बेड, इस प्रकार का जो नर्सरी बेड सूखी और घुमावदार क्षेत्र में तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ज़मीन के स्तर से 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी खाई तैयार की जाती है, 10 से 15 सेंटीमीटर याद रखेंगे, और आसपास बेड बना दी जाती है। ये इस टाइप से क्या नर्सरी की हम तैयारी करते हैं। फ्लैट बेड की तैयारी, ये ज़मीन की सतह से लेकर मैदान स्तर तक तैयार किए जाते हैं। सिंचाई के पानी को अंदर रोकने हेतु चारों तरफ से बेड बना देते हैं हम। तो एक नर्सरी बेड आप आसानी से देखते होगे, इस टाइप का जो आप तैयार करते हैं, और उसमें मिर्च टमाटर के जो रोपा तैयार करते हैं, इस टाइप के जो छोटे छोटे नर्सरी बेड बनाते हैं। देखो यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, जैसे ये बना लिया, ये मिर्ची के लिए तैयार कर लिया, ये बैगन के लिए तैयार कर लिया, ये आप टमाटर के लिए कर लिया। ये छोटे छोटे जो नर्सरी बेड तैयार करते हैं पौधा तैयार करने के लिए, उसी को बोलते हैं नर्सरी बेड। ठीक है, तो नर्सरी बेड की तैयारी आप किस टाइप से करोगे, पहले तो ज़मीन की जुताई कर लोगे, भुरभुरी कर लोगे, गोबर की खाद सड़ी हुई डालोगे। ये सारी चीज़ें नर्सरी बेड को तैयार करने के लिए हम उपयोग में लाते हैं। ठीक है, इसके बाद में खाद और उर्वरक की बात कर लेते हैं हम, कि नर्सरी बेड जब आप तैयार कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, खाद और उर्वरक का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। यह धीरे धीरे पोषक तत्व जारी करती है। ठीक है, जब इसे डाला जाता है, जैसे खाद की बात कर लें और उर्वरक की बात कर लें सबसे पहले, है ना। तो नर्सरी बेड में यदि आप खाद डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, तो खाद का क्या काम रहता है बच्चों, ये क्या धीरे धीरे काम करती है खाद। ठीक है, और उर्वरक यदि डाल रहे हो, जैसे कि यूरिया डाल रहे हो आप, तो उर्वरक यदि डाल रहे हो आप, तो बहुत तेज़ी से ये क्या करता है, काम करता है, और खाद थोड़े धीरे धीरे काम करती है। ठीक है, तो आपके अनुसार आप जैसे फसल को उपयोगी है उस अनुसार आप खाद और उर्वरक को डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो आप समझते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रोपाई का संरक्षण। रोपाई का संरक्षण की बात करें, जब रोपाई कर रहे हो आप तो मिट्टी को उपचारित कर लें। मिट्टी में किसी प्रकार के कीट रोग ये सारी चीज़ें हैं तो नहीं, इसलिए आपको क्या करना है, मिट्टी को उपचारित कर लेना है बच्चों। ठीक है, मिट्टी को उपचारित हम ढंग से करेंगे, उसके बाद में ही हम क्या करेंगे, उसमें प्लांटेशन करेंगे। ठीक है, सौरीकरण का मतलब यह है कि आपको ज़मीन को अच्छे तरीके से गहरी जुताई करा के आपको सौरीकरण करना है। मतलब धूप में मिट्टी को क्या करना है, सुखाना है। उससे क्या होगा, अंदर के कीट और रोग खत्म होंगे। ठीक है, ये इस टाइप की पूरी प्रक्रिया आपको अपनाना है। ठीक है, भाप द्वारा उपचार देना है। भाप द्वारा उपचार भी आप दे करके, जैसे पॉलीथीन शीट से पूरे खेत को क्या करेंगे, ढक देंगे, और भाप द्वारा मिट्टी को उपचारित कर देंगे, इससे कीट खत्म हो जाएंगे। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
और इन सब चीज़ों को नहीं करना है तो आप रासायनिक उपचार भी कर सकते हो। दवाइयाँ को ला करके आप सिंचाई करके मिट्टी का उपचारित कर सकते हैं, है ना, और बीजों को उपचारित कर सकते हैं। ठीक है, कवकनाशी, कीटनाशक, ये सारी चीज़ें आप डाल करके क्या कर सकते हैं, मिट्टी को उपचारित कर सकते हैं। तो ये बेसिक थोड़ी जानकारी है। इसके बाद में बीज उपचार की बात कर लेते हैं। जब आप नर्सरी लगा रहे हो तो बीज को उपचारित अच्छे से कर लें। बीज को उपचारित करने के लिए क्या करेंगे आप कि विभिन्न दवाइयों का उपयोग करेंगे और दवाइयों का उपयोग करके बीजों को उपचारित कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये है कि कीटों को रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है, इसलिए आपको बीजों को उपचारित करना है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको सत्र 2 समझाया है। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर में सत्र में मिलते हैं हम। तब तक के लिए नमस्कार।